पैर से पैदा बनाओ तो वो पैर में पड़ी रहेंगी। और 3000 साल के भारत के इतिहास में शुरुआत जहां से होती है, बुद्ध के बाद पहला वंश जो 16 महाजनपद बनते हैं, और 16 जो जितने लोग इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो लोग इस बात को समझ जाएंगे। 16 महाजनपद के बाद बिहार में पहला वंश जो सबसे मजबूत मगध साम्राज्य का मौर्य वंश, और मौर्य आज किसमें आते हैं? ओबीसी में आते हैं, यानी शूद्र में आते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी है, कभी मौका मिले, ये असल में इतनी अव्यवहारिक है कि बाहर से थोपी गई है। मौर्य वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश, चोल, चालुक्य, यादव, देवगिरी के यादवों से लेकर कई जगह, इन जातियों में तो राजा पैदा हुए, शूद्रों को तो राजा बनने का अधिकार था नहीं, तो फिर ये शूद्र राजा कैसे बने? और अगर राजा बन गए तो फिर वो शूद्र कैसे हैं? मैं जब महाराष्ट्र में जाता हूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गया, तो मैंने वहां देखा कि आदिवासियों के राजा हैं, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। आजादी की लड़ाई जब हो रही थी, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो एक राजा का नाम सुनेंगे, राजा वीर नारायण सिंह। अगर आपने सुना हो तो आप जानते होंगे, वो आदिवासी थे। रानी दुर्गावती से लेकर के तमाम रानियां जो आदिवासी परिवार में थी, उनका एक गोंड साम्राज्य। इसे लेकर किशन पटनायक ये कहते हैं कि इसका समाधान क्या होगा? तो किशन पटनायक अपनी किताब में कहते हैं कि समाधान तब होगा जब बराबरी आएगी, समता और न्याय। तो दो चीज अपने किताब में खाका खींचते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई है, एक लड़ाई पॉलिटिकल है और एक लड़ाई पावर की है। पॉलिटिकल लड़ाई कई बार पावर तक पहुंचती है, लेकिन वो सस्टेन जो नहीं करती, क्योंकि किशन पटनायक ने तर्क दिया पार्टियां संरचनात्मक मोर्चे पर बहुत बड़ा कदम नहीं उठा पाई, इसलिए उनकी शक्तियां भी हैं और सीमाएं भी। किशन जी अपने लेख में एक जगह लिखते हैं कि जो पार्टी आरएसएस से डरे, बाकायदे नाम लेकर लिखते हैं, आप कहेंगे तो उसका रेफरेंस पढ़ के सुनाओ। किशन जी कहते हैं कि जो संघ से डरेगा वो संघ से लड़ नहीं पाएगा, और संघ से लड़ने की क्षमता मौजूदा समाजवादियों में कम दिख रही है। और कैसे वो योगेंद्र यादव जी एक बात बहुत प्रिय कहा करते थे कि कैसे लोहियावादी गांधी, लोहिया जी कहते थे कि 3 तरह के गांधीवादी हैं, कुजात गांधीवादी, बिगड़ैल गांधीवादी, और जो सत्ता में पहुंच गए वो गांधीवादी। तो समाजवाद के भी कई तरह के वारिस हैं, एक सत्ता के गिर्द में रखते हुए जाते हैं, दूसरे वे लोग जो समझौता परस्त हो गए, और तीसरे वे लोग जो सिद्धांतों के लड़ते थे। किशन जी उस सिद्धांतों के लड़ते हुए अपनी किताब में आगे शक्ति और जाति के संतुलन पर बात करते हैं कि जातियों की संरचना ही ऐसी बनी है कि शक्ति का संकेंद्रण द्विज जातियों के हाथ में आ गया। ब्राह्मणवाद, तो समाजवादियों का नारा मुझे याद आ गया कि ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। ये नारा लगा था समाजवादियों के, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, कर खनिया दामों की कीमत आढ़े खर्चे त्योड़ा हो। क्या क्या नारे थे, मतलब आप सोचिए कि लोहियावादी समाजवाद किशन पटनायक तक पहुंचते हुए कैसे इन बुनियादी सिद्धांतों और सवालों को उठाता है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। और जब आप ये प्रोफेसर की डायरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 2014 में शिक्षा बजट 5.8% था टोटल जीडीपी का, और 2025 का शिक्षा बजट है 2.6%। शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया। नारा बहुत बड़ा दिया गया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जिसकी खुद की डिग्री का पता नहीं
वो इंडिया को पढ़ने कैसे देता? आज दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां मैं 14 साल पढ़ाया, इस किताब को पढ़िएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय को कोर्ट ने निर्देश कर दिया है कि जिले इलाही की डिग्री किसी को नहीं दिखाना है, ये बहुत निजी संपत्ति है। और उन्होंने 18% नहीं 27% जीएसटी लगाने की सपने देखे थे कलम और किताब। राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब नहीं तो टैक्स लगाता है। हीरे पर टैक्स 5% से भी कम है, ट्रैक्टर पर 18% था और फिर 27%। और अब कह रहे हैं जिले इलाही पूरे देश में बधाई बंटवाओ, जाओ और सबको बताओ कि जिले इलाही ने जीएसटी घटा दिया है। मैं छोटा सा किस्सा सुना दूं, आप लोग बहुत मन से सुनने वाले हैं, फिर मैं संविधान वाली बात कर रहा हूं क्योंकि 12 सूत्रों का होगा, उसकी मूल बातें मैंने कह दी। जिले इलाही कह रहे हैं जीएसटी घटा दिया। एक राजा था, उसके दरबार में एक व्यक्ति होटल चलाता था, तो एक दिन गया, जाके कहा कि महाराज ये 5 रुपए की रोटी मैं कब तक खिलाऊं, महंगाई बढ़ गई है, रोटी का दाम थोड़ा बढ़ा के 10 रुपए, तो हम रोटी की कीमत 30 रुपए बढ़ाकर कर दो। होटल वाला परेशान कि भाई ये क्या हो गया, उसने रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। जनता हाहाकार मचाने लगी, हाय आपके राज में कितना जुल्म हो रहा है, रोटी की कीमत 5 रुपए से बढ़कर के 30 रुपए हो गई। अब आंदोलन होने लगा और सब लोग सड़क पर उतर गए, पूरे जनता में आक्रोश। राजा ने देखा कि अब ये सही समय है, फिर एक दिन राजा रात को 8 बजे देश के सामने लाइव आता है और कहता है कि अब से जीएसटी आधा कर दी जा रही है, अब रोटी 30 रुपए में नहीं 15 रुपए में बिकेगी। पूरी जनता जय जयकार मचाने लगती है। देश का राजा कैसा हो, जिले इलाही कैसा हो। होटल वाला जब राजा के पास पहुंचा तो कहा, हुजूर ये कैसी राजनीति, मैं तो 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए ही करना चाह रहा था। उन्होंने कहा नहीं, तू 10 क्या करता, ले अब 15 रुपया कर दिया। जनता खुश की रोटी का दाम आधा हो गया, होटल वाला खुश की रोटी का दाम 3 गुना हो गया। सब कंफ्यूज हैं कि जिले इलाही वाकई नॉन बायोलॉजिकल है क्या कि जीएसटी का दाम घटा दिया। 8 साल आप लूट रहे देश। इसलिए गैर बराबरी की बात जब ये कहते हैं किशन जी, तो अपने किताब के आखिरी में कुछ सॉल्यूशन देते हैं। उस पूरे निचोड़ आप निकालेंगे, नेतृत्व, संगठन और आंदोलन। किशन जी कहते हैं कि नेतृत्व ईमानदार हो, विचारधारा से स्पष्ट हो, संगठन मजबूत हो और आंदोलन जमीनी स्तर पर जनता को जोड़ने वाला हो। आदरणीय लिंगराज जी जब ये बात मुझसे कह रहे थे और मैंने बहुत पहले से ये सुना भी, किशन जी एक कामयाब चुनाव जीतने वाले नेता नहीं हुए। किशन जी एक समाजवाद की पाठशाला की तरह ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक हुए कि जिन्होंने पूरे देश में समाजवादियों में नेता पैदा किया। और आज भी उनके चाहने और जानने वाले लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जाने कितने लोगों को नेतृत्व क्षमता दी। तो भारत शूद्रों का कैसे होगा, जब भारत के शूद्रों को ये बताया जाएगा कि संविधान क्या है। अब मैं आखिरी में संविधान की बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। हम संविधान की बात उस वक्त कर रहे हैं साथियों, जिस वक्त इस देश की सबसे बड़ी सरकार कह रही है, उसके नेता कहते हैं कि इस देश के संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना चाहिए। अब सोचिए, वो चाहते हैं कि इस देश का संविधान क्या देश कम्युनल हो जाए, सेकुलर न रहे, सोशलिस्ट न रहे, ताकि 2 दोस्त जो हैं उनकी पूंजी में पूरा देश उनके जेब में कैसे भरा जाए। आपको याद होगा उड़ीसा के लोगों, अभी तो उड़ीसा में भी उन्हीं की सरकार है। ये हमारे अमिया भाव बैठे हुए हैं। जिस दिन से सरकार बनी, आदिवासियों पर अलग हमला, मुसलमानों पर अलग हमला, पिछड़ों पर अलग हमला। ये लिंगराज जी हैं, रास्ते पर हम लोग यही बात करते रहे कि इस पूरे इलाके में, जब बरगढ़ के इलाके में किशन जी रहने लगे थे, तो पूरे इलाके के किसान आंदोलन को कैसे संगठित करना चाहते थे। किसानों की एकता संविधान से बनी। ये तमाम लोग इस तरह से संगठित होते हैं, संविधान की ताकत से होते हैं। और संविधान की ताकत ये कहती है कि ये देश सेकुलर और सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक होगा। अब एक गहरी बात मैं बताऊं, आप लोग जितने लोग हैं वो जानते होंगे, कुछ मूर्खों को यह भ्रम है कि बाद की एक सरकार ने प्रेम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा था। असल में वो इस देश के संविधान को पढ़े नहीं।
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जितने भी अनुच्छेद बनाए उनकी मूल प्रकृति ही सोशलिस्ट और सेकुलर है। अगर जितने मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को पढ़ लीजिए। समाजवादी भारत का सपना इस देश के मूल अधिकारों में बाबा साहब की अगुवाई में संविधान सभा के लोगों ने ऑलरेडी बना दिया। धर्म की उपासना की स्वतंत्रता से लेकर हर अनुच्छेद में लिखा हुआ, लेकिन उनको लगता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा देंगे, बात खत्म कर दूंगा। उस किस्से में संविधान सभा की बहस चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब अभी मैं आ रहा था तो वो हीराकुंड डैम पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके और लिंगराज जी ने बताया कि नेहरू जी कहा करते थे कि ये नए भारत के मंदिर हैं। लेकिन नेहरू जी सच्चे सनातनी हिंदू नहीं थे। वो डैम बनाते रह गए, IIT IIM बनाते रह गए, DU JNU और इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाते रह गए। अपनी मूर्ति नहीं बनाई और अपने स्टेडियम का नाम नहीं रखा। बाद में लोगों ने लिखा उनके नाम पर, लेकिन वो अच्छे नहीं। मुझे याद आ रहा है सर, एक दो किस्सा है, समाजवादियों से ज्यादा बेहतर इस किस्से से कौन जुड़ेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है जो आप सब ने पढ़ी होगी, द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, भारत विभाजन के गुनहगार। उस किताब में डॉक्टर लोहिया ने जवाहरलाल नेहरू के भीतर भी क्या दिक्कत थी इसको रेखांकित किया। लोहिया कितने कोविड के बीच में भी अपना घर बनवा रहा। ऑफर किया गया था कि केवल आप सिंपल ले लीजिए, आप सदन पहुंच जाएंगे, आप राज्यपाल बन जाएंगे। किशन जी ने कहा कि ये पद मायने नहीं रखते, काम मायने रखता है। समाजवादियों की एक संस्था है जिसने 100 साल पूरे होने के बाद बंबई में एक कार्यक्रम मुंबई में किया था, तो किशन जी की साथी रही वाणी जी उस कार्यक्रम में आई थी। भुवनेश्वर में वो रहती हैं। उनसे रास्ते भर में जब कार्यक्रम में जा रहा था तो ये पूछता रहा कि आपकी अपनी सबसे खूबसूरत याद किशन जी को लेकर क्या है। मैं एक निवेदन और करूंगा, जितने भी उनके साथ के लोग हैं उन लोगों के पास जितनी यादें हैं किशन जी से जुड़ी उसको लिखिएगा कहीं। जिन लोगों ने लिखा है मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे एक समाजवादी चिंतक हैं अरविंद मोहन, उन्होंने बहुत सारी ये किताब उन्होंने संपादित की। और अरविंद मोहन जी से मैं मिला और मैंने बाकायदे ये निवेदन किया था कि सर उस पीढ़ी के विचार नई पीढ़ी में नहीं जा पा रहे। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि किशन जी के विचार नई पीढ़ी में पहुंचे, वरना 6 साल सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए आंदोलन करेंगे और 6 मिनट में किसी से आग लगवा दी जाएगी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया जाएगा। मैं यहां से उस बात की निंदा करता हूं। उत्तराखंड में आंदोलन हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ, मणिपुर जल रहा है मजहबी और इस तरह के फसाद के काम। दक्षिण भारत में अलग तनाव है। आप पूरे देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जिस समय इस देश में शिक्षा रोजगार पर बात होनी चाहिए, समाजवादी मूल्यों, हम सब बराबरी से रहेंगे। जाति जनगणना जैसा मुद्दा हमारा मुद्दा होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मैं इस नारे में एक और चीज जोड़ के जा रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिसकी आबादी ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा। ये भारत ज्वालामुखी के मुहाने पर, पता नहीं ये बात से आप सहमत होंगे कि नहीं होंगे। मुझे ये लगता है शिक्षा को बर्बाद करना, मेरी किताब लगातार ये चिंता करती है साहब। उड़ीसा के घने जंगलों में जो गांव है जाकर देखेगा वहां तो स्कूल भी नहीं, अस्पताल, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात ही नहीं कोई करने वाला। इसलिए मैं चाहता हूं एक ऐसा भारत बने जो शूद्रों का भारत हो। तो शूद्रों के भारत में जाति देख करके शूद्र नहीं, जमात देख करके शूद्र कहेंगे हम कि जितने भी शोषित, वंचित, किसान, कमेरा जातियां हैं वो सब शूद्र हैं। और उनके भारत में शिक्षा होगी, रोजगार होगा, सम्मान होगा और सब बराबर सब मिलकर के बैठेंगे। कोई मध्य प्रदेश के आदिवासी पर कोई अहंकार जाति में किसी के ऊपर पेशाब नहीं करेगा, किसी की दाढ़ी टोपी देख करके लिंचिंग नहीं होगी, तो किसी गरीब कमजोर की जमीन बिना उसकी मर्जी से छीनी नहीं जाएगी। एक ऐसा भारत बनाने के लिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता का वक्त है। तमाम कम्युनिस्ट लोग, सोशलिस्ट लोग और अम्बेडकराइट लोग, हम सबको एक होने की जरूरत है और एक करने की किताब का नाम है भारत का संविधान।
उस संविधान की किताब से और दूसरा कोई रास्ता एक होने का नहीं है। और शिक्षा, क्योंकि मैं शिक्षा से एक कलम किताब से यहाँ पहुंचा हूं, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। न कोई साथी और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं। इसलिए हम कलम बचाएंगे, हम हर हाथ में कलम देखना चाहते हैं। प्रोफेसर की डायरी मैंने कोशिश की थी कि कलम और किताब, इसका पहला वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो मैं यही लिखा हूं, कलम और किताब बचेगा तो हम पढ़ लेंगे, और पढ़ा हुआ व्यक्ति विचार खोजेगा। विचारवान व्यक्ति मूर्ख नहीं बनेगा, विचारवान व्यक्ति को अंधविश्वासी नहीं बनाया जा सकता, विचारवान व्यक्ति को दंगाई नहीं बनाया जा सकता, विचारवान व्यक्ति को और नेताओं की रैली में शामिल करके उसको अपने मूल मकसद से भटकाया नहीं जा सकता। इसलिए केंद्र में विचार, मैं फिर से धन्यवाद देता हूं किशन पटनायक समता ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष जी, संयोजक जी और इस कार्यक्रम के संयोजक तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे लिए अब तक की जिंदगी का सबसे बड़ा आयोजन मैं इसे मानता हूं जब मैं अपने वैचारिक कोर्स के व्याख्यान में शामिल हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे बातों से आपका ज्ञान वर्धन कितना हुआ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि केवल एक हौसला और हिम्मत आपसे लेकर जा रहा हूं। वक्त बहुत विपरीत है। जिन धाराओं में आतंकियों और चोरों को जेल में होना चाहिए, उन्हीं धाराओं में देश के लड़ने और बोलने वाले जेल में डाले जा रहे हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपकी मेरी जान, मैं तो कहता हूं मेरे पास हर महीने कितने फोन ऐसे आते हैं जिसमें साफ कहा जाता है कहीं मिलोगे तो मिलता है। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया बिना डरे भाजपा और आरएसएस के सपनों के भारत के खिलाफ अम्बेडकर, फूले, लोहिया और कांशीराम से लेकर के किशन पटनायक के उस समाजवाद और सामाजिक न्याय के भारत की हिफाजत करने की बात कर रहा हूं। इस बात को करने में आज जोखिम, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जोखिम हम नहीं उठाएंगे तो अगर हमारी पीढ़ी के पिछले लोग जोखिम न उठाए तो हम यहाँ नहीं, हम भटक चुके हो। मेरे पिताजी अगर मेरे घर में किशन जी को नहीं लाए होते तो मैं जान ही नहीं पाता कि किशन पटनायक कौन। और आज इस देश के सिलेबस में हर एक जगह पर मेरा बस चलेगा कभी, तो मैं ये गुजारिश करके जा रहा हूं कि दो काम जरूर हो अगर मौका मिले समाजवादियों को। तो पहला कि किशन पटनायक जी के बारे में इस देश के प्राइमरी एजुकेशन के सिलेबस में पढ़ाया जाए, और दूसरा किशन जी के नाम पर फेलोशिप दी जाए ताकि हायर एजुकेशन में बच्चे आगे पढ़ें और समाजवादी विचार को पढ़े बच्चे। इसलिए पिछली पीढ़ी संघर्ष करती है तब किस पीढ़ी को थोड़ा सा मौका, लेकिन हम अगर संघर्ष नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये संविधान हम नहीं बचा पाए, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया, अगर ये देश अंधविश्वासियों और पाखंडियों के हाथ चला गया, अगर ये देश चंद पूंजीपतियों के हाथों गुलाम बन गया, तो फिर अगली बार कुछ दिन बाद किशन पटनायक को याद करने के लिए इस कार्यक्रम की परमिशन ही नहीं मिलेगी कि आप इस कार्यक्रम को करें। इसलिए बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई हमेशा न्यूनतम सहमति पर बड़ी एका बनानी है। जब किसान आंदोलन चले तो हम सड़कों पर थे ये कहने कि छात्रों को किसानों का साथ देना चाहिए। जब दलित लड़ रहे हो तो ओबीसी समाज के लोगों दलितों का साथ देना। जब आदिवासी जन जमीन बचाने लड़े तो एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों, आप आदिवासियों के साथ खड़े होना। और जब इस देश के संविधान बचाने की लड़ाई आए तो हम सब बाहों में बाहें डालकर अपनी असहमति को भुलाकर, अपनी नाक को छोटी करके, दिल को बड़ा करके एक बड़ी एका बनाए, ताकि किशन पटनायक के सपनों के भारत को बना सके, लोहिया और अम्बेडकर के सपनों के भारत को बना सके। अगर हम ये ना बना पाए तो आने वाली पीढ़ियों की नजर में हम दोषी होंगे। वो पीढ़ियां पूछेंगी तो मैं कम से कम गर्व से कहूंगा कि शिक्षा बचाने की बात अपनी किताब में लिख गया था, नौकरी बचाने की बजाय संविधान बचाने को मैंने चुना था, और नौकरी कुर्बान करके जान जोखिम में लेकर पूरे भारत में घूमते हुए
दंगाइयों और सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ खड़ा था और बाबा साहब के संविधान की हिफाजत के लिए हर एक लोगों को जागरूक करने और जोड़ने की अपील कर रहा था। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपसे मिले सम्मान को, इस सभागार से मिले हौसले को वापस लेकर लौटूंगा तो और हिम्मत से लौटूंगा, ताकि अपने उन पुरखों के विचारों का भारत बना सकूं। पूरे आयोजन ट्रस्ट का मैं आभारी हूं कि आपने इतना बड़ा मौका मुझे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। প্রিয় সাথীগণ, উপস্থিত গুরুজন মানে ভাই বোন মানে ଅନୁଭବଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଷୟ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ସେ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି। পকেট কনস্ট্রাকশন এমনি নেওয়ার আছে কেনা পকেট কনস্ট্রাকশন 50 This one. Pocket constitution. Everyone should buy this. So again, pocket constitution one no achhe the Holy Book of India. गोटे जगह हेबाटे कैंसिल हेबा आ गोटे जगह गलती होने छ का गोटे निर्देश आसु सबै का देखि गेन भयो शांति जोता स्टैंड सामने दागे कि पचरानी आगटा आरो कि मासा कि अछि